नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इस कार्यक्रम जिला जिला बिहार के माध्यम से डीडी न्यूज आपको बिहार के प्रत्येक जिले की जमीनी सच्चाई से करा रहा है लगातार रूबरू। इसी कड़ी में आज बात करेंगे समस्तीपुर जिले की और नवादा जिले की। दोनों ही जिलों का बिहार की राजनीति में खासा महत्व है और दोनों ही जिलों में पहले चरण के तहत 12 अक्टूबर को मतदान होगा। क्या है दोनों जिलों का जमीनी हाल, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ में नवादा से बात करने के लिए कुमार आलोक जुड़ेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है और हम कोशिश करेंगे, हमारी सहयोगी ऋतु वर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगी समस्तीपुर से। लेकिन पहले बात हम करते हैं आखिर समस्तीपुर की कि किस प्रकार की इस जिले की सियासत रही है और पहले चरण में जब यहाँ पे 12 अक्टूबर को जो वोटिंग होनी है, किस प्रकार से यहाँ के तमाम जो सियासी समीकरण रहे हैं बीते समय में और क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें रही हैं, जरा उस पर डालते हैं नजर। समस्तीपुर उत्तरी बिहार का जिला है। जिले के उत्तर में बागमती और दक्षिण में गंगा, दो प्रमुख नदियां हैं। पौराणिक काल से ही ये इलाका धार्मिक ज्ञान, दर्शन और साहित्य का केंद्र रहा है। मिथिला साम्राज्य के बाद यह मौर्य और गुप्त शासकों का भी शासन रहा। मुगल काल में समस्तीपुर अफगान विद्रोह का गवाह भी बना और बाद में ये बंगाल शासक के अधीन रहा। बक्सर युद्ध के बाद ये जिला ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना। आजादी के बाद 1972 में समस्तीपुर को दरभंगा से अलग कर दिया गया। समस्तीपुर आबादी के लिहाज से बिहार का 6वां सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ स्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कृषि शोध में अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ के लोगों के लिए खेती ही मुख्य रोजगार है। साथ ही यहाँ लोग बड़ी संख्या में मछली पालन और तंबाकू उत्पादन से भी जुड़े हैं। 10 विधानसभा सीटों वाले समस्तीपुर में यूं तो 1990 से समाजवादियों का वर्चस्व रहा है, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव से यहाँ एनडीए का झंडा लहरा रहा है। 2015 के चुनाव में जब मतदाता एक बार फिर उम्मीदवारों का चयन करेंगे तो जेहन में अनाज मंडी का विकास, पिछड़ता मछली पालन, जर्जर हालत में पहुंची सड़कें, नदियों का कटान और उजड़ती चीनी मिलें जरूर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से आज समस्तीपुर कहां पे खड़ा हुआ हो। लेकिन अगर राजनीतिक आंकड़ों के लिहाज से समझना चाहें कि राजनीतिक तस्वीर क्या है समस्तीपुर जिले की, तो जरा इन आंकड़ों पे नजर डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर समस्तीपुर का जो तमाम सियासी गणित गुणा भाग है वो आखिर क्या है। अगर समस्तीपुर की कुल आबादी की बात करें तो लगभग यहाँ पे 42.5 लाख आबादी है। अपने आप में बड़ी आबादी वाला जिला है, जहाँ पे पुरुषों की आबादी लगभग 22.5 लाख के आसपास है, तो महिलाएं भी लगभग 20 लाख से ज़्यादा की आबादी में यहाँ पे हैं। तो आबादी के लिहाज से एक बड़ा जिले के तौर पे समस्तीपुर को कह सकते हैं। कुल मतदाताओं की बात करें तो लगभग 25 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 13.25 लाख पुरुष मतदाता हैं, तो लगभग 11.5 लाख महिला मतदाता हैं। ये मतदाताओं के लिहाज से समस्तीपुर जिले का आंकड़ा है जो बताता है कि इनको एक संभावित तौर से मतदान का अधिकार मिलेगा। कुल विधानसभा सीटें 10 हैं, जिनमें से कल्याणपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उसके अलावा वारिस नगर है। उन 10 सीटों में से समस्तीपुर जो कि मुख्यालय के तौर पे जाना जाता है, उजियारपुर अपने आप में महत्वपूर्ण जगह है और मोरबा भी एक विधानसभा सीट है। इन 10 सीटों में से सराय रंजन जगह है, एक मोहिनुद्दीन नगर है, यहाँ पे भी अपने आप में कई सियासी गुणाभाग देखने को मिलते रहे हैं। विभूतिपुर भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण 10 सीटों में से एक है। रोसड़ा सुरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिहाज से हसनपुर उन 10 सीटों में से एक है, जहाँ पे अभी पहले चरण में मतदान होना है। 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो उस वक्त का एनडीए यहाँ पर छाया हुआ था, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू मिलके थे। 6 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी, 2 पर भाजपा को जीत मिली थी, जबकि 2 पर आरजेडी को जीत मिली थी। एक तरीके से 10 में से 8 सीटों पर 2010 में एनडीए जीता था। लेकिन 2014 में तस्वीर में क्या बदलाव आया है, क्योंकि एनडीए की तस्वीर बदली है। अभी भी 8 का आंकड़ा है, क्योंकि 5 पर भाजपा आगे रही 2014 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार बढ़त के आधार पर देखें तो, जबकि 3 पर रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी और 1 पर आरजेडी और 1 पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी। तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर है और हमारी कोशिश है आपको समस्तीपुर की जो ज़मीनी सच्चाई उससे रूबरू कराने के लिए। हमारी सहयोगी ऋतु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं समस्तीपुर से ही, उनसे बात करते हैं। ऋतु, हमने देखा कि रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि गंगा के किनारे का इलाका है और भी महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं समस्तीपुर के लिहाज से, बावजूद उसके विकास के मायनों के लिहाज से बहुत आगे तरक्की नहीं कर पाया। आपने लोगों से बात की, क्या कुछ निकल के आया?
देखिए, लोगों का मानना है कि समस्तीपुर की धरती एक तरह से एक खास प्रयोगशाला बिहार के लिहाज से रही है। कर्पूरी ठाकुर जी की धरती रही है और यहाँ से वो आवाज़ बुलंद हुई थी समाजवाद की, जिसमें दबे और कुचलों की आवाज़ को बुलंद करना और व्यवस्था में उनको हिस्सा दिलाने की बात थी, उनको हक दिलाने की बात थी। लेकिन आज भी इतने सालों के बाद अरेंद्र, जब वो लोग आज त्रस्त हैं बुनियादी सुविधाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या पीने का पानी, बिजली, इन 3 चीज़ों के लिए अगर त्रस्त हैं, तो उनको लगता है कि एक लंबा संघर्ष जो इस धरती से रहा है, जुड़ा रहा है बिहार की पूरी राजनीति में, उसका बहुत ज़्यादा असर या इन लोगों के जीवन शैली में या इन लोगों के जीवन को नहीं बदल पाया है। तो आज वो जो सामाजिक न्याय की जो एक बात थी, आज वो इनको बेमानी सी दिखाई देती है। आज उनको लगता है कि हमारी बुनियादी सुविधाएं हम तक पहुंचनी चाहिए, जिस तरह से तमाम और राज्यों में या राज्य के और जो ज़िले हैं वहाँ जिस भी सूरत में पहुंच रही है, कम से कम वो पहुंचनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भी जब हमने लोगों से बात की अरेंद्र, तो पता चला कि ज़िला अस्पताल में लोग जाते हैं लेकिन दवाइयाँ नहीं हैं, उन्हें इलाज नहीं मिलता। रात में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ ये डर होता है कि वो क्या करेंगे, जिला अस्पताल के अलावा उनके पास और कोई तरीका नहीं है और वहाँ पे भी उन्हें वो स्वास्थ्य की सुविधाएं तुरंत फर्स्ट एड नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, रितु आप रहिए हमारे साथ में, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी भी स्टूडियो से मौजूद है। मनोज जी, अगर बात करें तो एक लंबी संघर्ष की कहानी, जो बात रितु कह रही है, समाजवाद के आधार पर वहाँ रही है और फिर 90 के बाद से गढ़ रहा है 2005 तक कम से कम। बावजूद उसके कितनी भी संघर्ष रहा हो, लेकिन जनता के जीवन का संघर्ष आज भी बदस्तूर कायम है, कम से कम विकास के मोर्चे पे। क्या बड़ी वजह आपको नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी तो इस बार मुझे वजह लग रही है कि जो नीतीश कुमार जी ने एक बिहार की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, विश्वासघात मैं इस संदर्भ के मसले में कह रहा हूं कि कर्पूरी ठाकुर साहब की जो ये कर्म भूमि है समस्तीपुर, हमेशा गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, हमेशा उन्हें सामाजिक न्याय की बात करी कर्पूरी ठाकुर साहब ने, और नीतीश कुमार भी कभी इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ते थे। लेकिन आज उन्हीं नीतीश कुमार ने जब कांग्रेस पार्टी से समझौता करके इस विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस क्षेत्र की जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ये कौन सी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कौन सी मौका परस्ती या अवसरवाद की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो अगर विकास कहीं पीछे छूटता है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि मौका परस्ती की राजनीति में जब हमें सुविधा लगी तो कभी लालू के साथ गठबंधन कर लिया, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। इस प्रकार की जब राजनीति होती है तो विकास पीछे छूटता है और सत्ता की राजनीति आगे होती है। बिल्कुल, और ये तस्वीर कहीं ना कहीं समस्तीपुर में देखने को मिल रही है। लेकिन जब हमारी सहयोगी रितु ने वहां का दौरा किया और लोगों से बात की, तो जनता के मन से कौन सी समस्याएं निकल के आई, जरा उनकी ही जुबानी सुनिए कि आखिर जनता किन मुद्दों पर इस बार के आधार पर वोट करने के लिए तैयार बैठी है। हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल पाती है, डॉक्टर समय से नहीं बैठ पाते हैं, बस वैसे ही चल रहा है जैसे कोई बथान उथान हो, कोई हॉस्पिटल नहीं है। और स्वास्थ्य का जहाँ इसका मामला है, एजुकेशन का, तो एजुकेशन तो खिचड़ी के अलावा कुछ बचा ही नहीं उसमें। पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं, कोई पढ़े लिखे टीचर तक नहीं है, शिक्षक तक को नहीं पता है कि ABCD क्या होता है। सदर हॉस्पिटल है समस्तीपुर, इसमें जो सर दुखता है उसके भी डॉक्टर एक ही हैं और अगर हाथ टूट जाए उसके भी डॉक्टर एक ही हैं, उसका इलाज एक ही करते हैं। दूसरी बात, जो दवा हमें सर दुखने में मिलते हैं वही दवा हमें पेट खराब में भी मिल जाते हैं। तीसरी बात, वहाँ पे साफ़ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। चौथी बात, डॉक्टर उतने अवेलेबल नहीं है जितनी आवश्यकता होनी चाहिए। और तीसरी, इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में हम कहना चाहेंगे, जिस स्कूल में 26 टीचर्स की आवश्यकता है वहाँ पे मात्र 6 टीचर्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर में पहले से अभी गिरावट आया है, साल 1.5 साल के अंदर गिरावट आया है, उसमें भी सुधार होना चाहिए। लॉ ऑर्डर और विकास होना चाहिए, सड़क अच्छा रहना चाहिए। प्रदूषण का मामला इतना ज़्यादा है कि लोग उससे ज़्यादा दूषित हो रहे हैं। ऑटो वगैरह में इतने हालत ख़राब है कि देख रहे हैं कि आप, इतना ज़्यादा यहाँ पे ऑटो है कि उससे लोग तंग आ गया है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। प्रत्येक साल रोड बनता है, लेकिन प्रत्येक 3 महीने में ये रोड फिर गड्ढे में तब्दील हो जाता है, ऐसा समस्या है। सिंचाई का बहुत दिक्कत है, जो किसान ढंग से खेती नहीं कर पाता और यहाँ की जनता किसान पे ही आश्रित है। नौकरी चाकरी मात्र 5 से 10% लोग को है, बाकी 95% जो है वो कृषि पे आधारित है। वो हरा सब्जी नहीं खा पाता है, दाल नहीं खा पाता है, क्या करेगा, स्थिति है ऐसा है।
तो ऋतु, हमने देखा कि आपने जब लोगों से बात की तो बड़ा मुद्दे कई निकल के आए हैं जो कि बिल्कुल मूलभूत ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की भी बात निकल के आई है, शिक्षा की भी बात निकल के आई, लगातार गिरते इस स्तर को लेके आपको क्या बड़ी वजह वहाँ ज़मीन पर नजर आई? क्या महज राजनीतिक खांचे के बीच में फंस के ये पूरी सियासत की वजह से विकास नहीं हो पा रहा है, या कुछ और बड़ी वजह भी आपको वहाँ पे नजर आ रही है? देखिए, जो दिखाई देता है उसमें ये लगता है कि राजनीतिक नेताओं की उदासीनता रही है, और जिस तरह से ये एक जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये एक प्रयोगशाला बिहार की राजनीति की रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से महज जातिवाद और जातियों की राजनीति होने लग गई है, उसकी वजह से यहाँ का जो विकास था वो पिछड़ता चला गया। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस समय संघर्ष की बात की पिछड़ों और दलितों की, उनका मकसद ये था कि व्यवस्था में इन लोगों को हाशिए पे रख दिया, इनका हक इनको दिलाने का। वो जो लड़ाई वहाँ से शुरू हुई, और उन संघर्षों से, चाहे वो जेपी का संघर्ष हो, कर्पूरी ठाकुर का संघर्ष हो, उस संघर्ष से जो नेतापन पे जो पैदा हुए, जिन्होंने राजनीति में अपनी पकड़ बनाई, बिहार की राजनीति में खासकर लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये लोग जिस तरह से आगे बढ़े। लालू प्रसाद यादव ने शुद्ध राजनीति की, जाति की, और उस जाति की राजनीति में विकास उनके लिए हमेशा से पीछे रहा, और यही वजह रही कि 15 साल से त्रस्त जो यहाँ की जनता थी, यही समस्तीपुर है। अरेंद्र, जब ये 90 से लेकर 2005 के बीच में आरजेडी की यहाँ से 8 सीटें भी आई हैं, और यही वो जगह रही समस्तीपुर जहां 2010 में आरजेडी 2 सीटों पर सिमट गई थी। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही जनता है जिसने एक समय आरजेडी को हाथ थामा, और एक बार जब आरजेडी को नकारा, तो नकारने की वजह ये थी कि जिस तरह से विकास में ये क्षेत्र ही नहीं, पूरा बिहार विकास में पीछे गया, और नीतीश कुमार को सुशासन और विकास पुरुष के रूप में उन्होंने चुना था। लेकिन अब जिस तरह से आज की तारीख में नीतीश कुमार ने आरजेडी का हाथ थामा मात्र अपनी राजनीतिक अवसरवादिता के लिए, उसने जरूर लोगों का मोह भंग किया है, और लोगों को लगता है आज की तारीख में कि यही एक वजह है। और एक बार फिर जिस तरह से आरजेडी मंडल के कार्ड को खेलने की कोशिश कर रही है, उनको बहुत साफ है कि अब विकास चाहिए, और विकास के ही मुद्दे पर इस बार केंद्र बिंदु में आ गया। बहुत महत्वपूर्ण चीज लगातार आप ऋतु इस बात का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि जमीन की ये सच्चाई है। मनोज जी, आपको लगता है कि जो बात ऋतु ने कही कि हर बार सोचा गया कि शायद अब विकास आएगा, इस पे भरोसा किया जाए, अब विकास आएगा, 2014 में भी एक तस्वीर हमको देखने को मिली कि आखिर वहां पे किस प्रकार की बदली हुई तस्वीर देखने को मिली थी। अब जब विकास की बात की जा रही, तो आपको लगता है क्या बिहार की जो जनता है इस बार फिर से परंपरागत तरीके से जाएगी, या विकास की जो एक ललक या आस नजर आई है बिहार की जनता को, उस तरीके से आगे बढ़ेगी? देखिए, 2 बातें हैं। पहले तो समस्तीपुर जिले की बात देखिए कि यहाँ पर किसान और खेती दोनों बदहाल है, जबकि ये बिहार का, अगर मैं कहूं, कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, और बिहार में संसाधनों की कमी नहीं है, नदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर समस्तीपुर का किसान दुखी है, बेरोजगार है, उसे फसल की अच्छा मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, यदि चौतरफा किसान दुखी है और विकास खेती का नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की 10 साल जो सरकार रही है, उससे पहले 15 साल लालू प्रसाद जी की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो ये चुनाव जवाब मांग रहा है आज कि आखिर बिहार कृषि की दृष्टि से आगे क्यों नहीं बढ़ सका, कृषि की दृष्टि से किसान विकसित क्यों नहीं हो सका। उसकी वजह यही है कि नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने मौके की राजनीति की। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बिहार करवट ले रहा है। बिहार में इस बार विकास अहम मुद्दा बन रहा है। जाति की दीवारें टूट रही हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल टूट रही हैं, लेकिन जाति की दीवार टूट रही है, विकास मुद्दा बन रहा है। और यही वजह देखिए, जब 2014 का चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने विकास पर वोट मांगा, तो इस समस्तीपुर जिले से जेडीयू का, नीतीश कुमार की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। एनडीए को 8 विधानसभा सीटों में बढ़त मिली, और 1 सीट पे लालू प्रसाद यादव को और 1 पे कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल साफ है कि बिहार विकास चाह रहा है, बिहार और विकास चाहता है, और किस करवट किस तरीके से चीजें आएंगी ये तो अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा देखना। लेकिन हम बात करते हैं समस्तीपुर के बाद हम नवादा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नवादा जिले की जो अपने पहले चरण में ही यहाँ पे भी मतदान होना है 12 अक्टूबर को, और यहाँ का एक सियासी सफर किस तरीके से रहा है उस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। नवादा दक्षिणी बिहार का जिला है। 1973 तक ये गया जिले का हिस्सा था। जिले की सीमाएं झारखंड से मिलती हैं। प्राकृतिक छटा से भरपूर जिले का अधिकांश भाग पहाड़ी और झरनों के लिए जाना जाता है। बुद्ध और जैन काल में ये पूरा इलाका जंगल और पशु पक्षियों से पटा हुआ था, जबकि आज जिले में केवल 20% ही जंगल मौजूद है। नंद, मौर्य,
गुप्त और पाल के बाद ये इलाका मुगल साम्राज्य का अहम हिस्सा था। सांस्कृतिक रूप से विरासत संभाले जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। राजनीतिक रूप से कुछ जगहों पर समाजवादियों का प्रभाव रहा है और कुछ सीटों पर कांग्रेस का भी असर रहा है। विचारधाराओं से अलग जिले के लोगों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को भी चुना है। 2005 से एनडीए यानी भाजपा जदयू के उम्मीदवारों को जिले ने अपना प्रतिनिधि बनाया। विकास की प्राथमिकता के साथ मतदाता जिले के अनसुलझे मुद्दों पर हिसाब जरूर मांगेंगे। प्रथम चरण में 12 अक्टूबर को जब मतदान होगा तब जिले में पीने के पानी की गंभीर हालत, फ्लोराइड की समस्या से हलकान लोग, स्वास्थ्य सुविधाओं से महिलाओं की दूरी मतदाताओं के प्रमुख मुद्दों में जरूर शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखी नवादा की जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उसके अलावा आप देखें अगर राजनीति की नज़र से तो आंकड़े क्या कुछ कहानी बयां करते हैं। नवादा जो कि एक महत्वपूर्ण सियासी जगह के तौर पे बिहार में जाना जाता है, यहाँ की कुल आबादी लगभग 22 लाख से थोड़ी ज़्यादा है, जिनमें से पुरुषों की आबादी की अगर बात की जाए तो लगभग 11.5 लाख और महिलाएं भी लगभग 11 लाख के आसपास हैं नवादा ज़िले की कुल आबादी के लिहाज से। और अगर बात करें कुल मतदाताओं के लिहाज से नवादा ज़िले में, तो कुल मतदाताओं में पुरुषों की जो संख्या है वो लगभग 8 लाख के आसपास है, जबकि महिलाएं 7 लाख के आसपास हैं। हालांकि बिहार में एक ट्रेंड हमने देखा है कि महिलाओं का मत प्रतिशत हमेशा ज़्यादा देखने को मिला है, भले ही संख्या के आधार पर महिलाएं कम रहती हों। यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं, रजौरी है, हिसुआ है, इसके अलावा 5 विधानसभा सीटों में नवादा है, जिसकी जो जिला मुख्यालय के तौर पर जाना जाता है, गोविंदपुर महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, वारसलीगंज भी अपने आप में सियासी तौर पे बहुत पहचान रखती है, यहाँ की सियासत भी। तो ये नवादा का महत्वपूर्ण चीज़ें। 2010 में इन 5 सीटों में से 5 पे उस वक्त का एनडीए हावी था, क्योंकि 3 जेडीयू के पास गई थी, 2 सीटें भाजपा के पास गई। तो उस वक्त इस जिले में नवादा में एक तरीके से एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। उस वक्त का एनडीए जब भाजपा और जेडीयू साथ थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर बढ़त के आधार पर देखें विधानसभा वार, तो एक तरीके से भाजपा ने यहाँ पे 4 सीटों पे बढ़त हासिल की, जबकि 1 पर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने बढ़त हासिल की। तो ये अपने आप में सियासी एक तरीके से यहाँ की तस्वीर बयां करती है। और हमारे साथ नवादा के विषय पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी कुमार आलोक मौजूद हैं, उसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा लगातार बने हुए हैं। कुमार आलोक, अगर आपसे समझें तो नवादा की राजनीतिक सियासत किस करवट होते हुए आज 2015 के मौजूद है? देखिए, नवादा की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल जैसा कि हमने वीओ स्टोरी में सुना कि झारखंड के बिल्कुल पास में है। और जो दूसरी बात है कि 5 जो सीटें हैं उसमें 3 सीटें आपने बताया कि जेडीयू को और 2 सीटें बीजेपी को गई थी। लेकिन इस बार का जो चुनावी परिदृश्य है यहाँ पर बिल्कुल बदला हुआ है। और यूँ कहें तो 2 जो पति पत्नी थे, कौशल यादव और पूर्णिमा यादव, तो पूर्णिमा यादव पहले वो गोविंदगंज से थी, नवादा से थी, तो उन्होंने शिफ्ट किया गोविंदगंज। और नवादा सीट से कौशल यादव थे तो वो हिसुआ उन्होंने शिफ्ट किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ बाहुबलियों का भी एक बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। अगर हम वारसलीगंज की बात करें तो वहाँ से अरुणा सिंह है जो अखिलेश सिंह की पत्नी है, वो एनडीए की उम्मीदवार हैं। और प्रदीप महतो जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, दबंग रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें हिसुआ की, हिसुआ में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनिल कुमार सिंह, ये काफ़ी सज्जन माने जाते हैं और इनके इलाके में अच्छी पकड़ भी है। और पिछला बार इन्होंने चुनाव जीता भी था। लेकिन उनके मुकाबले बाहुबली हैं कौशल यादव जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। और तीसरा त्रिकोण बनने की कोशिश वहाँ पर राजकुमारी देवी कर रही हैं, जो कभी आदित्य नारायण सिंह, वो भी बाहुबली हुआ करते थे, कांग्रेस के कैंडिडेट हुआ करते थे, उनकी पुत्रवधू यहाँ से खड़ी है। तो ये त्रिकोण का चौथा कोण बनने की कोशिश कर रही हैं। और तो ये कहा जाए कि पूरा का पूरा जो नवादा का जो अभी का जो परिदृश्य है, अभी आप नवादा जो प्रॉपर मुख्यालय की सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ से आरजेडी ने भी दबंग उम्मीदवार को उतारा है, राजवल्लभ यादव, उनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो एक तरह से पूरा नवादा जिले का जो नवादा जिले की जो एक राजनीतिक स्थिति है उसमें दबंगों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। लेकिन देखना होगा कि इस चुनाव में मतदाता क्या किन मुद्दों पर, एक मुद्दों की अगर बात मैं करूँ, आर्यन जो स्टोरी में चर्चा हुई, वारसलीगंज जो क्षेत्र है, जो वारसलीगंज का चीनी मिल है, और ये 1999 में वो चीनी मिल बंद हो गया।
तो नीतीश कुमार ने जब 2005 में चुनावी कैंपेन किया था तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी हम बंद पड़ी चीनी मिलों को स्टार्ट करेंगे। तो वारसलीगंज का चीनी मिल जो बंद है, हजारों मजदूर या तो भूखे मर गए या तो बदहाली के कगार पर है। तो जनता एक बार फिर इस मुद्दे को अपने राजनेताओं के समक्ष रखेगी कि उन वादों का क्या हुआ जिससे वारसलीगंज की चीनी मिल को अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि जो वर्तमान चुनाव है वो बहुत चीजें तय करेगा। और हम देखते हैं कि जब आपने तमाम लोगों से वहां पे बात की, वहां की जनता से, नवादा की जनता से, तो क्या कुछ समस्याएं जनता की जुबानी निकल के आई, पहले जरा उस पर नजर डालते हैं। एजुकेशन में सुधार हो, बिजली व्यवस्था अच्छी हो, रोड सड़क नाला ये सब अच्छी हो, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो और क्राइम पर रोक लगे, यही हम लोग चाहेंगे। कोई कॉलेज रहना चाहिए, ट्रेनिंग कॉलेज, बीएड हो गया, एक और कॉलेज खुलना चाहिए यहाँ। मैं कन्हा इंटर विद्यालय में एक शिक्षा को मैं देख रहा हूँ, शिक्षा का क्या हाल है। ये हाल है कि रोना आता है मुझे। तो कृषि वगैरह के क्षेत्र में हम देखते हैं कि यहाँ की नहर की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नहर की कोई अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। बरसाती नदी पर ही यहाँ लोग निर्भर रहते हैं और नगर में जो नालियों वगैरह या गली वगैरह जो बनाया जाता है वो तोड़ कर बनाया जाता है। उसके लिए होता क्या है कि एक तरफ गली ऊंचा हो जाता है, दूसरी तरफ का नीचा होता है, जिसके कारण उसका बढ़िया से निकास नहीं हो पाता है। आजकल क्राइम बहुत हो रहा है, लोग नारियों को सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल होता है। इस पर सरकार कुछ पहल करे। ऐसा नहीं कि हम लोग रात में अब निकलना चाहे, दिन में निकलना बहुत मुश्किल होता है, वैसा नहीं होनी चाहिए। हम सरकार इस पर नारियों के प्रति जागरूक होनी चाहिए। फुटपाथ के दुकानदारों के लिए कोई अस्थायी व्यवस्था किया जाए, यही है और क्या। बिहार के तमाम बेरोजगारों को और तमाम मानदेय आधारित कर्मियों को उचित मानदेय दे और जो रिक्त पड़ी बचा हुआ स्थान है उसको भर्ती करें और उसको वेतनमान करें। वेतनमान आधारित पर ठेका पर बहाली बंद करें और वेतनमान पर बहाली लें। हम लोग का जो स्कॉलरशिप का फ़ायदा हो और जब मैट्रिक इंटर में फर्स्ट करते हैं तो इसका भी हम लोग का भी पैसा मिलना चाहिए, इसका हकदार हम लोग हैं। किसान के प्रति कोई काम नहीं किया। आज के डेट में किसान को खाद 650 रुपये बोरा भी नहीं मिल रहा है। इसका चावल हो या गेहूं हो, इसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो आप सुन रहे थे कि नवादा की जनता की समस्याएं किस कदर लगातार बदस्तूर कायम है। मनोज जी, आपको लगता है कि जो रोजगार या बेरोजगारी की समस्या का जिक्र वहां के लोग कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं, और हमारे सहयोगी आलोक भी कह रहे थे कि साहब जो पहले से कुछ उद्योग धंधे थे वो भी बंद हो गए, उनके ऊपर भी कुछ काम नहीं हो पाए, ये एक बड़ी समस्या लगातार बिहार में देखने को मिल रही है। देखिए, नीतीश कुमार अपने 10 साल के शासन पे विकास का दावे बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, लेकिन जनता झूठ नहीं बोलती है। जनता बोल रही है कि बिहार में रोजगार है नहीं, विकास चौपट है, किसान दुखी है, हर कोई दुखी है, अच्छी शिक्षा लोगों को नहीं मिल रही है, सड़कें अच्छी नहीं मिल रही है। इससे साफ लगता है कि जनता बिहार की बदलाव चाहती है और विकास चाहती है। जी बिल्कुल। और आलोक, हम आपका रुख करेंगे। आलोक, आपने देखा कि जब आपने लोगों से बात की तो एक महिला लगातार महिला सुरक्षा की बात कर रही, जो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था जुड़ता है। आपने जिक्र किया किस तरीके से ये जो इलाका है अपने बाहुबलियों की पहचान के तौर पर जाना जाता है, इसके बीच में इस बार किस तरीके से लोग इस मुद्दे को देख रहे हैं कानून व्यवस्था के लिहाज से? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, जो एनडीए की जब सरकार थी यहाँ पर, तो जो 2005 का जो इरा था, लालू प्रसाद यादव का जो इरा था, और उसमें जो जंगल राज की बात खुद नीतीश कुमार ही कहा करते थे, और जब वो कैंपेन में कहा करते थे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो इस जंगल राज का खात्मा करेंगे। तो जो लालू प्रसाद जी का जंगल राज को खत्म करके जब नीतीश कुमार और एनडीए की जब सरकार बनी, उसके बाद कानून और व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया और कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरी भी बिहार में। लेकिन जब से एनडीए से बीजेपी से वो अलग हुए और लालू प्रसाद यादव का उनका साथ हुआ, तो लालू प्रसाद यादव का जो प्रेशर था, जैसे कि आपने एक घटना को देखा होगा कि अनंत सिंह जिसको लेकर के लालू यादव पूरे बिहार में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुटुस यादव की हत्या हुई, यादव की जब हत्या हुई तो अनंत सिंह का उसमें नाम आया। लालू यादव अपनी सभाओं में बोलते भी हैं कि यादव को जब मारा गया तो हमने अनंत सिंह को, नीतीश को कहा कि पकड़ो उसको, देखो अनंत सिंह जेल में है। तो ये मुद्दा वहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की कोशिश की जा रही है,
और इन मुद्दों को जनता कितना गंभीरता से ले रही है ये देखने वाला विषय होगा। जी बिल्कुल। मनोज जी, एक आखिरी में आपसे कमेंट चाहेंगे कि जो बात लगातार आलोक कह रहे हैं कि जमीन पे कोशिश कहीं ना कहीं वही परंपरागत राजनीति जो कि जातीयता के खांचे में फंसी हुई थी उसके बीच और विकासवाद का नारा जो एनडीए दे रहा है लगातार, कहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है इस बार? देखिए, विकास तो मुद्दा है, लेकिन एक बहुत बड़ा संकेत जो बिहार की राजनीति से निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि नीतीश कुमार की जो ताकत थी वो भारतीय जनता पार्टी थी। जब तक नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन रहा, फायदे में नीतीश कुमार रहे। और जब 2014 में नीतीश कुमार और उनका जनता दल यू एनडीए से बाहर हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो जनता दल यू को हो रहा है, नीतीश कुमार को हो रहा है। और मुझे लगता है इस बार भी शायद यही संकेत देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। और आपको लगता है कि जिस तरीके से अब लगभग बिल्कुल मुहाने पे आ गया है चुनाव, कम से कम पहले चरण के लिहाज से, आपको लगता है कि अब लगभग स्थिति जनता के मन में तय हो चुकी है या लगभग एक तरीके से वो अपना मन बना चुकी है कि आखिर किस तरफ उसको अपना रुख करना है? देखिए, जो लोग पब्लिक के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, साफ तौर पे लोग विकास चाहते हैं। जाति का मुद्दा है लेकिन जाति पीछे छूट रही है, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, किसी वर्ग के लोग हों, विकास की बात हर वर्ग कर रहा है और जो जाति की दीवार है वो टूट रही है। बिल्कुल, ये कम से कम बिहार की पूरी एक बृहद तस्वीर के तौर पे देखा जाए, अगर ऐसी स्थिति होती है कमोवेश बड़े स्तर पे कि जातीयता के खांचे से निकल के विकास की बात पे जनता वोट करती है और किसी भी दल को चुने, कम से कम चुने, क्योंकि ये बहुत एक तरीके से महत्वपूर्ण चीज़ है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरीके से बिहार में इस बार का चुनाव बहुत कुछ चीज़ें तय करे, क्योंकि महज बिहार ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य के लिहाज से भी ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण चुनाव। बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके अलावा हमारे दोनों सहयोगी कुमार आलोक और ऋतु, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ में समस्तीपुर और नवादा से जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो एक तरीके से कह सकते हैं तो बिहार का महासंग्राम, और जिसमें जिला की स्थिति के आधार पर हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि आखिर हर जिले की जो जमीनी सच्चाई है उससे आपको लगातार अवगत कराएं। तो आज हमने देखा समस्तीपुर और नवादा का हाल, और आपसे कल फिर और 2 जिलों की जमीनी सच्चाई के साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।